तालियां बजनी चाहिए। हमारे बीच में दो ऐसे अफसर हैं जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज से निकल के आए हैं और प्रयागराज से निकल के उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, तो निश्चित रूप से वो आपके जिले में है और बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप एक बार जोरदार, सारे लोग जोरदार ताली बजाइए और जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। और मैं समझता हूं कि हम लोग सत्र की शुरुआत करें। बहुत सारी चुनौतियां रहीं डीएम साहब, हम लोग पहले कोविड से ही शुरू करते हैं और कोविड एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं समझता हूं कि शहर के जिलाधिकारी के लिए और पुलिस कप्तान के लिए भी। तो इस महामारी की लड़ाई के लिए आपने ऐसी कौन सी प्लानिंग की, क्योंकि मुरादाबाद बहुत चर्चा में नहीं था। आप देखिए बहुत सारे जिले चर्चा में थे, लगातार उनकी खबरें आती थी और वहाँ जब लखनऊ में मीटिंग होती थी तो बहुत सारे सवाल खड़े होते थे, विपक्षी भी सवाल खड़े करते थे। कौन सी ऐसी रणनीति आप लोगों ने शुरू की, अपनाई, जिससे कि वो सारी समस्याएं आपके पास नहीं फटक पाई? जी प्लीज। मुझे याद है कि 19 मार्च को हमारे यहाँ जनपद में फर्स्ट कोविड पेशेंट आया था। 19 मार्च और 19 मार्च को, और वो फ्रांस से एक लड़की जो है वो लौटी थी, वो मूढ़ा पांडे क्षेत्र की रहने वाली थी जी। तो एक तो उसने आए, वो फर्स्ट पेशेंट के रूप में हमारे L1 हॉस्पिटल में वो फर्स्ट पेशेंट थी। तो उसने एक तो सबसे पहले उसने जो खुद एक पेशेंट के रूप में हॉस्पिटल में दाखिला लिया और हमारे यहाँ 23 दिन रही हो, क्योंकि काफी 23 दिन काफी समय बाद उसका नेगेटिव हुआ। तो उसने एक संदेश भी दिया कि कैसे कोविड पेशेंट अपने घर के लोगों को बिना इन्फेक्ट किए हुए कैसे जो है खुद ठीक हो सकता है। इसका वो पहली पेशेंट जो हमारे जनपद की थी वो एक उदाहरण थी, क्योंकि उसने जिस टैक्सी से वो दिल्ली से यहाँ तक आई थी उसका ड्राइवर भी इन्फेक्ट नहीं हुआ, उसका जो साथ में एक सहायक था वो भी इन्फेक्ट नहीं हुआ। वो इवन अपने घर पे रही, उसने अपने को आइसोलेट किया हुआ था क्योंकि उसको लक्षण था, खांसी जुकाम बुखार का लक्षण था, तो उसने अपने को आइसोलेट किया हुआ था। तो उसकी मदर भी इन्फेक्ट नहीं हुई, जबकि वो विदेश से आई थी। बहुत नॉर्मली लोग लौटते तो माएँ जो है गले मिल जाती हैं, वो करती, तो नेचुरली उसने जो है अपने को, तो उसने एक तरह से जनपद को एक नसीहत दी कि अगर हम इस तरह से अपने को आइसोलेट रखें और अपने को ठीक तरह से अगर हम रखें तो बचाव के माध्यम से इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो एक उसने फर्स्ट पेशेंट ने जो संदेश दिया, साथ ही फिर धीरे धीरे जब चूंकि दिल्ली के करीब है तो नेचुरली दिल्ली से आवागमन यहाँ पे ज़्यादा होता है। जब लोग आना शुरू हुए तो हम लोगों ने, एसएसपी साहब उस समय हमारे प्रभाकर चौधरी जी दूसरे जनपद में इसी तरह की मेहनत कर रहे थे, बट यहाँ पे अमित पाठक जी थे, तो उन्होंने, हम लोग बैठ करके कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग खुद उसमें जो है उन्होंने अपने यंग आईपीएस ऑफिसर्स जो जनपद में ज्वाइन किए हुए थे उनको भी लगा रखा था। तो हम लोग 2-2, 3-3 बजे तक बैठ के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते थे, एक एक पेशेंट का कॉन्टैक्ट ट्रेस करके, और इसके बाद हम लोग उनकी सैम्पलिंग कराते थे और बाकायदा उसका रिजल्ट वेट करते थे, और फिर जब उसमें पॉजिटिव पाए जाते थे तो इसका बहुत सिंपल सा सिद्धांत है कि अगर हमने लोगों को ट्रेस कर लिया, उनको टेस्ट कर लिया और टेस्ट करके प्रॉपर समय से आइसोलेट कर दिया, तो अगर ये 3 चीज़ें हमारी ठीक से चलती रहें तो निश्चित रूप से कोई भी संक्रामक रोग हो उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। चौधरी सर, आपका हमने वहाँ पे बनारस में काम देखा था और लगातार मैं देख रहा था कि आप लोग भेष बदल बदल के कंट्रोल रूम की चेकिंग कर रहे थे। उसके अलावा बहुत सारी चुनौतियाँ थी। तो हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा बनारस की चर्चा हो के तब हम लोग मुरादाबाद में आए, क्योंकि कोविड के दौरान आपका बहुत सारा समय जो है वो बनारस में बीता है। एक पुलिस ऑफिसर के तौर पे मैं बताऊं तो जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो उस समय एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, क्योंकि बहुत से फ़ोन कॉल्स आते थे। इवन मेरे सीयूजी पे मैंने अपनी सीडीआर निकलवाई तो 250 से 300 कॉल 24 घंटे के अंदर आते थे, जिसमें से मैं लगभग 100 से 125 कॉल मैं स्वयं अटेंड करता था। और उसमें लोगों की ये चीज़ रहती थी कि मेरा बच्चा कहीं पे दिल्ली में फंस गया है, कहीं किसी को इलाज कराने के लिए जाना है। इस तरह की बहुत व्यवहारिक समस्याएं उस समय आई। हम लोगों ने वहाँ पे एक कंट्रोल रूम बनाया शुरुआती दौर में, जहाँ पे इन समस्याओं का निस्तारण किया गया। और दूसरा, एक सबसे बड़ी चुनौती जो मुझे बनारस में देखने को मिली थी, वहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो भिक्षावृत्ति भी करते हैं स्नान के बहाने, या बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। लॉकडाउन लगने पे सारी चीज़ें बंद हो गई और उसके बाद हमने और डीएम साहब को एक बार इस चीज़ की जानकारी हुई तो 3-4 दिन तक ऑपरेशन चलाया गया, उनको ढूंढा गया
क्योंकि उसमें से कई ऐसे लोग थे जो बोल नहीं पाते थे, अपनी बात बता नहीं मुझे याद पाते है थे। केरल के लोग आ गए थे वहाँ पे, बहुत और फिर- दूर दूर के जी, लोग जी, आए वहाँ पे रहते हैं, तो उनको इकट्ठा करके नगर निगम के केंद्र में भेजा गया और खाने की व्यवस्था भी कराई गई। ये जो आप लोगों ने कंट्रोल पे छापा मारा था, वो आप लोगों के मन में क्या विचार था कि आप लोग ऑटो से पहुंच गए वेश बदल के? देखिए, ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ गई? उस दौरान ये स्थिति हो गई कि जो छोटी छोटी मार्केट थी, चूंकि मार्केट भी बंद थी, बहुत लिमिटेड समय दिया गया था कि वो दुकान खोलेंगे, ऐसे समय में लोगों ने प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। कहीं लोग बहुत ज़्यादा दूर तक अप्रोच नहीं कर पा रहे थे। तो आटा अगर 20 रुपए केजी है तो कोई उसको 30 रुपए में बेच रहा है, कोई 40 रुपए में बेच रहा है, और जमाखोरी भी शुरू हो गई थी, लोग जमाखोरी करने लगे, तो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आने लगी। तो फिर एक दिन डीएम साहब ने, हमसे बहुत वरिष्ठ हैं वो, उन्होंने तय किया कि इस तरह की कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर हम लोग वहाँ तो कितने पकड़े गए उसमें? उसमें करीब 20-22 लोग पकड़े गए थे और फिर उनको जेल भी भेजा गया। तो उससे अपने आप फिर आगे कभी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसके बाद ये फीडबैक आने लगा कि नहीं, मंडी में भी सब नॉर्मल हो गया और रेट भी कोई ऐसा बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, कोई 2-4 रुपए भले बढ़ा ले, लेकिन जहाँ 20 रुपए 25 रुपए तो पर आप अपने केजी का मन से अंतर नया आने नया लगा कुछ था। प्रयोग करते रहते, कभी ऑटो से पहुंच जाते हैं, कभी मोटरसाइकिल से पहुंच जाते हैं? नहीं, ये प्रयोग नहीं था, बल्कि मुझे लगा था कि उस समय की ज़रूरतें थी, क्योंकि हर जगह हम पहुंच नहीं सकते हैं, तो एक मैसेज देने की ज़रूरत थी ताकि लोगों को लगे कि कहीं भी आया जा सकता मतलब है। ये मैसेज कप्तान साहब ने इससे- देने की कोशिश की कि भाई वो किसी बेस में आ सकते हैं, भाई मुरादाबाद के लोग, और जो जनता सुन रही है वो इस बात को समझ ले। डीएम सर, आपसे अब तो लोग कहते होंगे कि डीएम साहब ऐसा कौन सा जुगाड़ है, युक्ति है कि 3 साल से ज्यादा, मैं समझता हूँ आजादी के बाद एकाक आदमी होंगे जो 3 साल से ज्यादा किसी जिले में रहे होंगे, तो आपसे लोग उपाय पूछते होंगे कि क्या उपाय क्या है? डीएम साहब जरा हमें बताइए। देखिए, कोई जुगाड़ नहीं है सर बेसिकली। क्या ये है तो हमने कि जुगाड़ नहीं, हमने मैं, उपाय पूछा, जुगाड़ वाला तो बात ही मैं नहीं जो किया। है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, प्रशासनिक सेवा में है हम लोग, जी तो अगर आप जो है, इसमें बस एक ही चीज़ है, आप में व्यवहार कुशलता होनी चाहिए, और आप लोगों को खुद पता होता है कि उनकी समस्या जो है जी कितनी सही है। ये खुद पता होता है, जो समस्या आपके पास लेकर के आता है उसको पता होता है कि किस हद तक उसकी समस्या का निदान हो सकता है। अब आप में खासियत ये होनी चाहिए कि आप उसका एप्लीकेशन या उसकी बात सुन करके, जितनी उसकी बात सही है, अगर उस पर आप प्रॉपर रिस्पांस कर देते हैं, प्रॉपर तरीके से उससे बात कर लेते हैं, तो वो खुद समझ रहा है कि कितना काम होने वाला है। अगर आप इस तरह से, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पीपुल्स फ्रेंडली होना चाहिए। जी जी हम लोग प्रजातांत्रिक देश में काम करते हैं, सारे जितने भी सिस्टम है सब पब्लिक की सहायता करने के लिए बने हुए हैं। तो हमें जो है पब्लिक की ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, और जब हम ये चीज़ ध्यान में रख करके लोगों से बात करेंगे, उनके साथ व्यवहार करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई बहुत ज़्यादा कंप्लेंट होगी। और जब आपकी कंप्लेंट नहीं होगी तो नेचुरली कोई भी गवर्नमेंट किसी को क्यों हटाएगी। अच्छा तो सर, मुझे तो यही लगता है, बाकी जो है जो भी है। नहीं, अभी बताता हूँ, प्रभाकर जी से जुड़ी हुई एक बात बताऊंगा अभी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब तो आपको यहाँ काफ़ी दिन हो गया, आपको क्या लगता है कि यहाँ का सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो क्या है? आपको लगता है कि उसमें और भी हम काम करेंगे, शायद और ज़्यादा बेहतर होगा? मंत्री जी से हम लोग इस बारे में बात करेंगे, लेकिन एज अफसर के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुरादाबाद के लिए क्या बड़ा? देखिए, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है, नॉर्मली जो इसके बारे में जो बाहर जो इसका वो है जी, वो ये है कि ये एक तरह से बहुत ही संवेदनशील डिस्ट्रिक्ट है। तो संवेदनशील डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमें हर दशा में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। उसके लिए हमारा जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा याद है सर, उसमें पथराव हो गया था। हाँ, नहीं, मुकदमे दर्ज करने पड़े थे। हाँ, मुकदमे दर्ज करने पड़े थे, क्योंकि कोई भी कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली चीज़ अगर होती है तो उसमें पहला स्टेप होता है कि उसमें हमें कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं, और उसका एक संदेश भी जाता है। तो इसलिए हमें जहाँ कहीं भी कोई भी कानून को तोड़ने वाली चीज़ें करता है तो उसमें सख्त होकर के कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, आपने इसके अलावा जो है जी, जब उसमें भी ऐसा नहीं था, लोगों से बात की गई जी, काफ़ी हम लोगों ने बात किया, कप्तान साहब और हमने जा के लोगों से बात किया जी, और फाइनली हम लोगों ने सबको कॉन्ट्रैक्ट ट्रेस किया, लोगों ने टेस्ट भी कराया। और आपको जान के आश्चर्य होगा, उस दौरान लगभग 1763 लोगों को हम लोगों ने 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया था, और लोगों ने क्वारंटीन का पालन किया। और कारण ये रहा कि इसीलिए जो है वो और बाद में ठीक उस होके बड़ा ताली वाली बजा के गए थे यहाँ तरीके से स्प्रेड नहीं हुआ जिस तरह से जो है होना चाहिए। जी। तो बिल्कुल उसके लिए है कि हमें निरंतर, देखिए, संवाद, सामंजस्य और समन्वय, 3 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपने 3 चीज़ें अप्लाई कर रखी हैं तो कभी कोई कानून व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं होगी। आपका संवाद होना चाहिए लोगों के साथ, लोगों के साथ आपका सामंजस्य होना चाहिए,
लोगों के साथ समन्वय बना करके आगे बढ़िए तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मूल मंत्र भी है कि तीनों चीज़ें आपको रखनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों को आप सम्मान दीजिए, समन्वय बनाइए, सामंजस्य से काम करिए और आगे बढ़िए। एक मैं बड़ी अंदर की बात आप लोग को बताता हूँ। प्रभाकर जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, अमित पाठक जी पहले यहाँ पे एसएसपी थे। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें आए, चूँकि हम लोग लखनऊ बैठते हैं तो बहुत सारी जानकारी हम लोग को मिलती रहती है। तो बहुत सारे जनप्रतिनिधि जो भी लोग रहे होंगे उन्होंने कहा होगा कि भाई हमें नया कप्तान चाहिए, नया कप्तान चाहिए। जब मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंची तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम लोग को नया कप्तान चाहिए ना। अमित पाठक को उठा के उन्होंने बनारस कर दिया और प्रभाकर चौधरी जी को यहाँ कर दिया। तो ये भी बड़ी इत्तेफाक की बात है। प्रभाकर जी ये बताइए कि आपको भी अब यहाँ मुझे लगता है कि जिला अब थोड़ा समझ में आ गया होगा और सेंसिटिव भी बहुत है। आप देखते हैं कि बवाल शुरू होता है तो बहुत ही तेजी के साथ बढ़ जाता है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ का बड़ा चैलेंज क्या है, क्योंकि रोज आप इससे दो चार होते हैं? देखिए, बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताएं तो मुरादाबाद जनपद जो हम लोगों के या पुलिस ऑफिसर्स के दिमाग में है वो है कि बहुत ही ज़्यादा कम्युनिटी सेंसिटिव है। और इसका पिछला इतिहास भी इस तरह का कुछ घटनाएं यहाँ पे हुई है जिसको लेकर के एक चुनौतीपूर्ण जनपद के रूप में माना जाता है। बट अभी जो मुझे लगता है यहाँ आके देखने पे ये मुझे एहसास हुआ कि जो भी छोटी छोटी घटनाएं, छोटी बड़ी जो भी घटनाएं हों, अगर हम उसको तत्काल अटेंड कर लेते हैं, तुरंत मौके पे पहुँच गए, भले ही हमारे 2 सिपाही 1 दरोगा पहुँच जाए, तत्काल अगर अटेंड कर लिया जाता है तो कभी भी वो बड़ी घटना के रूप में नहीं जा पाती हैं। अटेंड हो गया, मुकदमा लिख गया, वहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात हो गई। तो कोई अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई कि कोई मामला बहुत बड़ा बन जाए। घटनाएं होती हैं, हर जगह होती हैं, परंतु मुझे यही लगता है कि अगर उसको अटेंड किया है तो कहीं आगे चल के समस्या नहीं होती तो है। आपकी मेन प्रायोरिटी है कि भाई अगर सूचना पाइए तो आप मौके पे पहुंचिए, उसको अटेंड करिए, उसकी हाँ जो आपको दिखे उस हिसाब से उस हिसाब से कार्रवाई करिए तो मामला अपने आप वहीं पे समाप्त हो जाता है। अन्यथा मॉनिटर आप कैसे करते हैं? मॉनिटर में जैसे अटेंडम कोई कॉल आई या कोई अगर आपको चेक करना है तो कैसे करते हैं? देखिए, कुछ हमारे यहाँ अभी देखिए किसान आंदोलन चल रहा है, सुबह शाम दोपहर आप लोग की आंखें सूजी हुई है। मुझे लगता है कब कब जाग रहे हैं, कब सो रहे हैं, ये तो खुद ही पता नहीं। घर वाले कुछ दिन में निकाल ना दें आप लोग, बाहर जाओ भैया, बाहर ही रहो, क्या करने अंदर आ रहे हो? जब बाहर ही रहना तो बाहर ही रहो। तो आप मुझे बताइए कि कैसे उसको रैंडमली कैसे चेक करते हैं? देखिए, इसमें एक तो 112 नंबर पर लोग कॉल इसमें बहुत लोग करते होंगे, वहाँ एक कैटेगरी बनी हुई है जिसमें 5-6 घटनाओं का नाम दिया हो जो प्रायोरिटी पे आती हैं। अगर कहीं डकैती हो गई, कोई लूट हो गया, कोई मर्डर हो गया, या मैं किसानों वाला पूछ रहा हूँ। किसान वाला भी हम लोग इसके बारे में रेगुलर हमारी डीएम साहब की वार्ता भी होती रहती है। हम लोगों ने ग्रुप भी बना रखे हैं और कहीं छोटी मोटी सूचना शायद उसके बारे में पब्लिक के मन में रहता भी नहीं होगा कि हम लोग वो भी चीज़ें इस बारे में सोचते हैं, उसकी एनालिसिस होती है और बाकायदे एक दूसरे से शेयर करते हैं। जितने गजटेड अफसर उनसे शेयर किया जाता है और उस पर तत्काल वहाँ पुलिस पहले ही उनके घरों पे पहुँच के इंटेलिजेंस इकट्ठा करती है और कोशिश किया जाता है कि वो आगे मामला ना जाने पाए। मुझे लगता है कि डेली 2 से 3 घंटे एक्सरसाइज हम लोग किसान पे हो रही है जो कि शायद आम पब्लिक को नहीं पता रहता है कि क्या क्या काम होते हैं। तो ये सारी बहुत सी इंटरनल चीज़ें होती है, एक्सरसाइज पहले ही करना पड़ता है, तो उससे आगे कोई मामला इतना आगे नहीं बढ़ पाता है। डीएम सर, मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने जो कंट्रोल रूम बनाया, कोविड में तो लगातार इतना काम करना पड़ा, तो परिवार वाले कहते होंगे कि इससे भैया बाहर ही रहो, तुम क्या करने आ रहे हो यहाँ, वहीं रहो, वहीं अपना जो है चारपाई डाल के वहीं आराम करो, रेस्ट करो, यहाँ आने की क्या आवश्यकता है? देखिए, कोविड के समय से निश्चित रूप से थोड़ा सा व्यस्तता हम लोगों की बढ़ी थी जी। और इवन यहाँ के हिसाब से जैसा अभी कप्तान साहब बता रहे थे कि कोई भी घटना हो तो उस पर क्विक अगर आपका रिस्पांस हो गया, आपने जल्दी उसको हैंडल कर लिया, तो आप बहुत सारी समस्याओं से बच जाते हैं। तो हम लोग जो यहाँ का सोशल मीडिया ग्रुप है, चाहे वो मीडिया पर्सन्स ने बना रखा है या पब्लिक ने बना रखा है, तो हम लोग उस ग्रुप में हैं। ऐसा नहीं है कि हम उस ग्रुप में नहीं हैं। दोनों लोगों के लिए कि आप देखते हैं फटाक से हो जाता है, वीडियो शेयर हो जाता है, और वो ऐसे वीडियोस होते हैं जो आने वाले समय में तनाव पैदा कर देते हैं। और जिस समय कोविड का चल रहा था और तबलीगी जमात का चल रहा था सारा मामला, वो हमने बड़ा नजदीक से देखा है कि कैसे तुरंत फटाक से विवाद शुरू हो जाता था। हम लोग 15 मिनट में हम और कप्तान साहब मौके पे पहुंच गए थे और खुद सारी चीजें जो है वहाँ पे शांत करी थी। जो उपद्रवी लोग थे उनको अरेस्ट करवाया था। हम लोग वहाँ पे 3-4 घंटे रहे थाने पे भी। तो ऐसा नहीं है, जो अभी कप्तान साहब ने बताया, क्विक रेस्पॉन्स जो है वो सबसे बेस्ट चीज़ होती है। किसान आंदोलन में हम लोगों ने सभी से बात करते रहे लगातार, जो भी किसान लीडर्स थे, और हम लोगों ने अपनी ज्वाइंट टीम पुलिस की और मैजिस्ट्रेट की, इवन जिला स्तरीय अधिकारियों को, हमारे पास गन्ना अधिकारी थे, कोऑपरेटिव के अधिकारी थे, बहुत सारे शिक्षा विभाग के अधिकारी थे, सब लोगों को अलग अलग लोगों को लगा दिया। और इसके बाद वो लोग वहीं पे उन्हीं के साथ चाय पीते थे, उनका ज्ञापन लेते थे और उनको किसान
उनको जो है कानून के बारे में बताते भी थे। नहीं मतलब और गन्ना ये बेचने वाले हाँ, किसानों के लिए आपने गन्ना बिल्कुल। अधिकारी को लगा दिया, सभी है को, ना? सारे अधिकारियों को लगा रखा था और लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। लोगों ने जा करके उनको समझाया, इवन उन्होंने किसान कानून के बारे में भी समझाया। और मैं कह सकता हूं कि चूंकि हम लोगों ने पूरा सही मैसेज दिया लोगों को, जी। तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसा मूवमेंट मुरादाबाद से कहीं नहीं हुआ। अगर आप किसी भी किसान से जाके गांव में पूछेंगे, जी। देन वो आपको बताएगा कि वो इसके बारे में क्या सोचता है। जनता के बीच में से मैं चाहता हूं कुछ सवाल लोग पूछें। रंजना, जरा लोगों से सवाल पूछवाइए भाई। एक तुम्हारे सवाल मन- मेरा भी है, अरविंद हाँ, जी, तुम भी क्योंकि- सवाल किससे लेना चाहते हो, डीएम साहब से या कप्तान साहब डीएम से? साहब से मेरा हाँ, सवाल है, जरा क्योंकि सवाल हो तुम। यहाँ पे जिस तरीके से कोरोना का जिक्र आप कर रहे हैं, मैं पीछे बैठ के सुन ही रही थी। हमारे इंडिया न्यूज के रिपोर्टर हैं शहनवाज, जो पल पल की अपडेट्स देते रहते थे वहां पर, और उन्होंने अभी अभी मुझे बताया, हालांकि उस वक्त मैं संस्थान से जुड़ी नहीं थी, लेकिन सवाल अच्छा है कि मुरादाबाद में बेड्स की कमी कभी नहीं हुई और अस्पतालों में जो अव्यवस्थाएं देखी गई अलग अलग क्षेत्रों से, वो न के बराबर थी। तो इसको आप कैसे संभव कर पाए, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती ये थी। देखिए, मैंने जब ये शुरू हुआ था तो उस समय मैं बहुत सारे जो विश्व के देश थे उनका देखता रहता था कि उनकी पॉपुलेशन कितनी है, उनके यहाँ मरीज कितने आ रहे हैं और उनको कितने बेड्स की जरूरत पड़ रही है। जी। तो मैंने जो है अपने यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से, चूंकि ये शहर से वेस्ट प्रॉब्लम ज़्यादा थी, जी, जी, बहुत। तो हमने देखा कि मुरादाबाद 12 लाख की पॉपुलेशन का शहर है। जी। तो अल्टीमेटली हमें जब ये पीक पे होगा तो हमें कितने बेड की जरूरत पड़ेगी। तो इवन हमने पीटीसी को भी तैयार किया हुआ था, जो हमारा पुलिस ट्रेनिंग अच्छा। स्कूल था, पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी थी, उसको भी हमने उसके हॉस्टल्स को तैयार किया हुआ था। हम लोगों ने पॉलिटेक्निक का हॉस्टल भी आइडेंटिफाई किया हुआ था। और यहाँ के जितने भी हॉस्पिटल्स थे, हमने जो है उस समय हमारी सचिव थी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की, उनको लगा करके हमने इसी काम पे लगा रखा था और उनको कहा था कि आप पूरे हॉस्पिटल्स की लिस्ट बना के कि हॉस्पिटल्स में कितने बेड हैं और बाहर जो हॉस्टल्स हैं उसमें कितने बेड हैं, और वो सारी चीज़ें मैनेज करके हम लोगों ने, जैसे जैसे पेशेंट आते थे तो हमें पता रहता था कि अब हम किस हॉस्पिटल को लेंगे। आपने देखा होगा, हमने धीरे धीरे हमारा जो L1 हॉस्पिटल था, हमने रेलवे से रिक्वेस्ट करके हमने 45 बेड का रेलवे का L1 हॉस्पिटल बनाया, 100 बेड का अपना L2 गवर्नमेंट का हॉस्पिटल बनाया। इसी तरह से TMU को L3 डिक्लेयर किया गया। जी। और जैसे जैसे पेशेंट आते गए तो उस हिसाब से हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स वालों से भी बात की, उनके यहाँ भी बेड रिजर्व कराए, तो कभी किसी को बेड की जरूरत नहीं पड़ती थी। और ICCC जो हम लोगों का कंट्रोल रूम था, जी। उसने बहुत ही बढ़िया काम किया, क्योंकि उनके पास सारी चीज़ें जो है वो रहती थी कि कहाँ पे कितनी बेड खाली है, कहाँ पे किसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, कहाँ पे बाईपेप की ज़रूरत है, कहाँ पे HFNC वाले मरीज आ रहे हैं। तो वो सारा उन्होंने बहुत अच्छे से जो है कंट्रोल रूम के माध्यम से मैनेज हुआ। बिल्कुल, और यही वजह है कि कोरोना हाँ। की जो रफ्तार थी वो बहुत जल्दी धीमे होते हमने देखी। जनता हमारे बीच में, उनके भी सवाल है। सर, आपका नाम? प्रशांत गुप्ता में। सवाल किसने? डीएम सर से सवाल नहीं है, उनका थैंक यू कहना है, क्योंकि जब कोरोना चल रहा था तो उस समय माननीय विधायक जी बिलारी से आपकी बात हुई थी, तो हमने कोविड सेंटर के लिए बात कही थी, तो आपने कहा था कि एकदम खोलिए। और उस कोविड सेंटर में मैं, अभिनव चौधरी और हमारे नुमान भाई साथ में रह के हमने काम किया कोविड सेंटर को, जिसमें अनुज जी ने हमारी बहुत हेल्प की। जो अनुज जी ने हमारी परमिशन वगैरह हम दिलवाते थे, लोग जो फंसे हुए थे बाहर, उनको हमने बुलाने में हमने मदद की। तो उसको लेकर हमें आपको बहुत मैं एक बार धन्यवाद जोरदार देना ताली चाहता हूं। बजाई, बहुत अच्छी बात जोरदार है। तालियां तो बजती रहनी चाहिए। मैं समझता हूँ उत्साह बढ़ना चाहिए। प्रभाकर सर, आप मुझे ये बताइए कि आप लोग को रात भर मतलब फोन आते रहते होंगे, जो लोग फंस जाते होंगे उनको लगता है कि कहाँ से मदद मिले। कोई ऐसी घटना आपको याद है जिससे मदद करके बहुत अच्छा लगा होगा कि नहीं यार आज मदद हुई, वाकई पढ़ाई जो है उसका वो सार्थक हो गई? देखिए, कोविड के दौरान बहुत से ऐसी चीज़ें आई जिसमें अटेंड किया गया और मदद किया गया। मैं बनारस में था उस समय, एक घटना मुझे आज भी याद है जी। 2-3 बिहार के लोग रहने वाले थे, क्योंकि वो सेंटर था बिहार की तरफ, लोग ज़्यादा उधर से जाते थे। तो वो कहीं उनको किसी ज़िले से दूसरे जनपद से बस आई थी और उनको कहीं छोड़ के, चूंकि पुलिस की बैरिकेटिंग थी उस समय, बहुत तनाव की स्थिति एक दूसरे जिले में रहती थी कि हम अंदर नहीं आने देंगे, हमारे यहाँ ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो वहाँ पे वो बस वाला छोड़ करके भाग गया, मतलब चले गए होंगे। और वो हाईवे था जो इलाहाबाद हाईवे है, वहाँ वो दोनों, उनके साथ एक महिला भी थी, दोनों वहाँ शायद 2-3 दिन से पड़े रहे होंगे। कंट्रोल रूम में फोन किया नहीं, आपको? उन्होंने किसी और का फ़ोन लिया और के फ़ोन लेने के बाद उन्होंने सीधे पूछा होगा एसपी का नंबर क्या है, तो वहाँ से फिर मुझे फ़ोन आया और डायरेक्ट आपके पास डायरेक्ट आया। और ज़्यादातर उस समय इतने फ़ोन आते थे कि सब मैं नहीं उठा पाता था। जी। मुझे याद है, रात में करीब 2:30-3 बजे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की बात डीएम साहब कर रहे थे, सर्विलांस वगैरह में मैं बैठा था, एकाएक मैंने फ़ोन उठा लिया तो वो सिर्फ रोने लगा और उसके बाद उसने फ़ोन काट दिया।
तो जब हम लोगों ने उसका लोकेशन निकाला तो उसकी लोकेशन हाईवे पे निकल के आई, और मुझे उस समय ये नहीं पता था कि ये मजदूर होंगे। मुझे लगा कि लग रहा है इनके साथ कोई लूट या डकैती की घटना हो गई है रात में 2:30 बजे। वहाँ टीम को भेजा गया और उस समय उन्होंने जब उस आदमी को पकड़ा जिसका फ़ोन था, तो वो लेकर के गया एक ट्यूबवेल पे। वो लोग बाहर सोए हुए थे, गेहूँ कटा हुआ था उस समय, और उनके पास खाने वगैरह को भी नहीं था। उनको हॉस्पिटल ले आया गया और वहाँ पे उनको खाना पीना दिया गया। फिर पुलिस वालों ने उनको ले जा करके बिहार बॉर्डर तक छोड़ा और हम लोगों ने पत्र भी लिखा। तो उसके बाद करीब 20-25 दिन बाद भी जो है वो व्यक्ति फ़ोन करके कंट्रोल रूम में 100 नंबर पे कई बार इस तरह का फ़ोन करके आपको बधाई उसने धन्यवाद, मतलब वो मुझसे बात करने की कोशिश एक बार कई बहुत बार जोरदार किया। ताली बजाइए। हालांकि मेरी बात नहीं हो पाई, लेकिन मुझे पता चला कुछ कि वो घटनाएं ऐसी होती हैं उसको जो वहाँ भेजा जीवन गया में अमिट होती हैं। वो अनजाने में इस तरह का मुझे किसी घटना का जिक्र आया तो वहाँ पे भेजा गया, सारी चीज़ें हुई। तो मुझे बाद में एक अच्छी चीज़ लगी कि हो सकता है कहीं डेथ हो जाती या कुछ और चीज़ उसके साथ हो सकती नहीं, वो थी, भी इस तो बात वहाँ को पे नहीं भेजा भूला गया। कि जिस समय मदद उसकी हुई, और मैं समझता हूँ कि बहुत कठिन समय था उनके लिए। डीएम सर, ये बताइए, जब छात्रों को राजस्थान से ले आने की बात हो रही थी, बहुत बहुत टेंशन थी। मुझे याद है अच्छी तरह से कितना बवाल हुआ कई लोगों के बीच में, वो अंदर की कहानी भी मुझे पता है। मुझे आप ये बताइए कि वो कैसे सारी चीज़ें नियंत्रित हुई, कैसे उनके लोगों के घरों तक पहुंचाया जा सका, क्योंकि एक पॉलिटिकल एजेंडा भी था ये, जी, जी। इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी। तो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व जहाँ होती है वहाँ पे अफसरों के लिए थोड़ी बड़ी मुश्किल हो जाती है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी। हम लोगों को ये निर्देश थे कि कोटा में जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं छात्र, वो अपने घर लौटेंगे। तो उनके लिए पहली चीज़ तो ये थी कि चूंकि वो राजस्थान में थे, यहाँ उनको आना था। मेरे बीच DIOS भी बैठे हुए हैं, ये जो है वो अस्थायी शेल्टर होम जो बनाए गए थे उसके इंचार्ज थे। तो बेसिकली हम लोगों को वहाँ से बसें चलती थी, हमें पता होता था कि मुरादाबाद से रिलेटेड ये बच्चे इस बस में हैं। हम लोग उनको यहाँ पे उतारते थे, उनको शेल्टर होम में ले जाते थे, उनको खाना खिलाते थे, वहीं पे उनकी एंटीजन टेस्टिंग करवाते थे, और फिर इसके बाद उनको जो है, और अगर उसमें कोई लक्षण युक्त है तो उसका RT-PCR करते थे और उसको क्वारंटीन के लिए बोलते थे कि वो अपने घर में अलग से इनको क्वारंटीन रखिए अगर उनको कोई लक्षण है तो बहुत अच्छे से चला। इवन प्रवासी श्रमिकों का जब बहुत भारी संख्या में आगमन हो रहा था, तो हम लोगों ने यहाँ पे लगभग रोड के सारे स्कूल्स को टेम्परेरी आश्रय स्थल में बदल रखे थे। वहाँ पे खाने की भी व्यवस्था थी, सारी चीज़ें थी। और एक चीज़ बहुत आगे बढ़ करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन लोगों ने वहाँ पे एक टीम बना करके 14-14 दिन योगा कराना शुरू किया उन लोगों को। तो वो जब यहाँ से फाइनली जाने लगे तो उन लोगों ने बड़ा जो है, मतलब उसमें बहुत कई मतलब ऐसे थे मजदूर जो जिनका इतना ज़्यादा वो अपने जो योगा टीचर्स थे उन लोगों के साथ इतने अटैच हो गए कि वो जाते समय रोने भी लगे। तो मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे जो इन लोगों ने उस दौरान जब लोग परेशान थे तो उनको जो है, मतलब प्रवासी श्रमिकों को उनके रुकने के दौरान उनको योगा भी सिखाया गया, बहुत रिलीफ दिया और उनको, हाँ, फिजिकली भी उनको, दिया। बिल्कुल। तो उस दौरान ये एक बड़ी अच्छी बात रही। प्रभाकर सर, ये बताइए मुझे, एक सवाल पूछ लेता हूँ। ये बताइए कि आप तो लेक्चरर बनना चाहते थे, फिर ये इतनी तैयारी आपने कर दी, एकदम कलम तोड़ दिया। नहीं, देखिए, इतनी तैयारी नहीं करती। डीएम साहब भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इसलिए हैं। मैंने कहा, तो शुरुआत में मैंने कह दिया। बेसिकली मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि का हूँ, और मुझे लगता है कि अभी भी हमारे गांव में शायद BSNL का नेटवर्क नहीं आता, छत पे वो तो जाना कई पड़ता जगह है नहीं फोन आता, कनेक्ट तो बड़ा करने के मुश्किल लिए। है, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे यहाँ पे। तो स्कूल में पढ़ते थे हम लोग, वहाँ पे इतना माहौल नहीं रहता। कभी हम डिप्टी साहब की गाड़ी देख लिए रहे होंगे, तो डिप्टी साहब का मतलब जो मार्ट साहब प्राइमरी के स्कूल में आते थे, इंजेक्शन वगैरह लगाने उस समय चलता, तो उन्हीं को हम बहुत बड़ा अधिकारी जानते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आने के बाद मैं AN झा हॉस्टल में मेरा एडमिशन हुआ, और फिर वहाँ मैंने देखा कि बहुत ढेर सारे लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे, और कई लोग सिलेक्ट भी उसमें बहुत ढेर सारे लोग हुए थे। तो उन्हीं को देख देख के मैंने भी सोचा कि मुझे भी करना चाहिए। और मैं तो BSc कर रहा था मैथ से। फिर आगे ये था कि मुझे घर वालों की इच्छा थी कि मुझे केमिस्ट्री मेरी अच्छी है, ऐसा मेरे टीचर कहते थे मेरे फादर से। तो मेरे फादर ने कहा कि इसको MSc करा के फिर ये टीचर बन जाएगा, लेक्चरर बन जाएगा केमिस्ट्री का। तो दिमाग में मेरे तो वो चीज़ थी, लेकिन मैंने वहाँ पे देखा कि लोग तैयारी कर रहे थे, और मैक्सिमम लोगों का सब्जेक्ट हिस्ट्री हुआ करता था प्रीलिम्स में। तो मैंने हिस्ट्री वगैरह की पढ़ाई शुरू कर दी, और लास्ट में जाते जाते मैं पहले ही अपने अटेम्प्ट में, सब लोग एग्ज़ाम दे रहे थे, मैं भी एग्ज़ाम देने गया। बनारस मेरा पहला सेंटर था PCS का, और मुझे याद है कि कैंट रेलवे स्टेशन पे मैं रात में उतरा। दिसंबर में एग्ज़ाम होना था, उसमें मेरी एज 22 ईयर्स के आसपास थी, और किसी ने मेरा पॉकेट से, मेरा पर्स तो नहीं था, उसमें कुछ पैसे रुपए रखे थे। टिकट, बिना टिकट के ही जाते थे, ज़्यादातर सारे लड़के जाते थे ट्रेन में। किसी ने वो पैसे देखिए, वो जो संघर्ष है, संघर्ष को देखिए आदमी कभी भूलता नहीं है।
मैं समझता हूं ऐसे संघर्ष को सलाम करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग जो है, सबके जीवन में बहुत सारे सपने होते हैं और सपने पूरे तभी होते हैं जब आप संघर्ष करते हैं और संघर्ष दिखता है। हाँ सर, तो उसको पूरा करें। मेरे पैसे नहीं, पॉकेट कट गए। पॉकेट कट गए। उसके बाद मैंने वहाँ पे जो भी था रेलवे स्टेशन पे रहा। सुबह मैदागिन चौराहे के पास जो चौराहा है वहाँ पैदल वहाँ एग्ज़ाम दे के आए। काफी दूर है वहां से मैदागिन चौराहा स्टेशन से। और ये सौभाग्य रहा या फिर किस्मत भी कहेंगे। बहुत पढ़ाई ऐसी नहीं, बीएससी करने के तुरंत बाद पहले ही अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, तो मुझे लगा कि ये बहुत आसान है। और फिर मैंने थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, मैंने एग्ज़ाम दिया, मेंस क्वालिफाई कर गया और मैं फिर पीसीएस में एलाइड सर्विस में सेल्स टैक्स विभाग में मैं सेल्स टैक्स ऑफिसर हो गया। तो वहाँ से एक पॉजिटिव चीज़ आई कि मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और आगे मैंने तैयारी थोड़ा और आगे नौकरी करते हुए फिर तैयारी शुरू करी। तो मेरे 4-5 नौकरी और भी लगी। असिस्टेंट कमांडेंट है रेलवे में, कई जगह में। फिर फाइनली मैं इसमें 2009 के एग्ज़ाम में मैं सिलेक्ट हो गया। भाई जोरदार तारीफ, 4-5 नौकरी लग गई थी ऑलरेडी। डीएम सर, हम लोग जब बात कर रहे थे तो कल बहुत सारा अनुभव आपने बताया कि भाई इलाहाबाद जो है पूरा एकदम मक्का था एक तरीके से शिक्षा के लिए। लेकिन एक ऐसा दौर आ गया था जब जो है आईएएस नहीं निकलते थे, पीसीएस तो निकलते थे, लेकिन आईएएस अफसरों के बड़ा अकाल पड़ गया था। और आप लोग उससे उस मक्का से वहाँ से निकल के आए हैं और मैं समझ रहा हूँ देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट क्या था? कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से आपने सोचा कि नहीं, मुझे जो है इसी फील्ड में जाना है? क्योंकि आप तो रामराज्य जहाँ स्थापित होने जा रहा है यानी फैजाबाद, आप तो वहाँ से आते हैं। तो आपके मन में ऐसा क्या आ गया कि जो है हम चलें सिविल सेवा की तरफ, लोक सेवा की तरफ बढ़ जाएं? देखिए, मैं जब इंटर कॉलेज में था तो एक वहाँ पे रामगंज एक सर्वोदय इंटर कॉलेज स्कूल था। वहाँ पे मैं इंटरमीडिएट में 11वें से मैंने एडमिशन लिया था। तो जब मैं 12वें में पढ़ रहा था तो वहाँ पे कुछ आईएएस ऑफिसर्स पास में एक अच्छा जो है वहाँ पे सीएचसी था, तो वहाँ पे जो है वो विलेज स्टडी के लिए आए हुए थे। अच्छा। तो वो लोग जब हम लोग पढ़ते थे फील्ड में, ख़ास तौर से वहाँ पे जैसे जाड़े के दिनों में बाहर फील्ड में बैठा देते थे और टीचर वहाँ पे पढ़ाते रहते थे, तो वो लोग उधर से होके निकलते रहते थे। हाँ, वो लोग निकलते रहते थे। तो हम लोग टीचर से पूछते थे कि ये कौन लोग हैं, क्योंकि उनको नीली बत्ती की गाड़ियाँ वहाँ कभी कभार देखने आती थी, उनके बातचीत करने आते थे लोग। तो हम उनसे पूछते थे टीचर से कौन लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि ये आईएएस हैं और ये ग्रामीण विजिट पे आए हुए हैं। तो फिर हम लोगों ने पूछा कि ये क्या होता है, तो उन्होंने फिर आईएएस पीसीएस के बारे में फर्स्ट टाइम मैंने जब इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था मैं, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ, तो उस समय जो है लगा कि भाई ये, फिर हम लोगों ने पूछा कि इसको करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा जी। तो उस समय जो है उन्होंने बताया कि भाई अगर पीसीएस बनना है तो इलाहाबाद जाना पड़ेगा और अगर आईएएस बनना है तो दिल्ली जा सकते हैं, इलाहाबाद से भी होते हैं। और ख़ास तौर से उस समय जैसे कप्तान साहब का हॉस्टल था एएन झा एंड जीएन झा जी, तो लोग बताते थे कि वहाँ से आईएएस बहुत बनते हैं। हाँ। तो फिर हम लोगों ने वहीं से मैंने सोचा कि अब आगे पढ़ना अगर है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है। तो मैं जो है घर पे बताया कि भाई मैं पढ़ूंगा तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा। अच्छा, मेरे ग्रैंडफादर कहते थे कि नहीं, यहाँ डिग्री कॉलेज में पढ़ लो, ठीक है, वहाँ कहाँ जाओगे इतनी दूर, ये वो। हाँ। बट मैंने कहा कि नहीं, पढ़ूंगा तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही पढ़ूंगा। जी जी। तो वहीं से जो है शुरू हुआ। और फिर जब वहाँ पे हमने हॉस्टल में, आई थिंक मुझे याद है कि मेरा नाम 14वें नंबर पे था, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सारे अच्छे बच्चे जाते थे उस दौरान। जो भी अपनी विधा का, अपने स्कूल का अच्छा स्टूडेंट होता था वही जाता था जी। तो वहाँ पे जब आप सारे अच्छे बच्चों के बीच में आप पहुँच गए तो फिर वहाँ पे आपको उस हिसाब से दौड़ना जैसे ही आप 14वें नंबर पे आ गए, आपने समझ लिया कि बस... नहीं, 14वें नंबर पे आए थे तो मुझे लगा कि अभी मैं यहाँ सबसे पीछे हूँ। अच्छा। क्योंकि वो मेरे से ऊपर 13 लोग थे जिनको हॉस्टल में एडमिशन मिला था। तो फिर इसके बाद जब कंपटीशन शुरू हुआ तो बहुत सारा, इसीलिए लोग हॉस्टल में रहने का फ़ायदा ये होता है कि आप दूसरे को कैसे तैयारी कर रहा है, उसका क्या है, फिर उसमें कुछ लोगों के सिलेक्शंस होते रहते हैं, तो उसको देख करके जो वहाँ पे प्रेरणा मिलती है, फिर आदमी एक बार जो है अपना गोल सेट कर लेता है तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। तो बस ये जो है इंटरमीडिएट का जो विलेज स्टडी में आईएएस ऑफिसर्स आए थे वहाँ पे उस गाँव में, वो मैं कहूँगा कि वही एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से मैंने इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया। एक बार जोरदार ताली बजाइए भाई दोनों अफसरों के लिए। देखिए, मैं विकास को लेके पढ़ रहा था तो इसमें 40-50 पन्ने हैं। 3 साल में डीएम साहब ने ये सारे 40-50 पन्नों के काम किए हैं। उसमें माननीय मंत्री जी का भी रोल है, यहाँ के जो वरिष्ठ मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह जी का भी रोल है और सरकार का भी रोल है। तो विकास में तो बहुत सारी बातें हैं जो क्रम से आप लोग सुनते हैं और समझते आए हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा
कि किसी भी जिले के विकास के लिए ऐसे ही अफसरों की आवश्यकता होती है जो जनता के साथ संवाद करता है, जनता की समस्याओं को सुनता है और जनता से रोज दो चार होता है। वो जनता चाहे तबलीगी जमात के रूप में हो, चाहे किसान के रूप में हो, तभी समस्या का समाधान हो सकता है। तो मैं इन दोनों अफसरों को बहुत धन्यवाद देता हूं इस मुरादाबाद अधिवेशन में इंडिया न्यूज को समय देने के लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग फिर से बात करेंगे और समय समय पे मिलते रहेंगे, एक दूसरे को सलाह भी देते रहेंगे। आप लोग आए यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अरविंद जी रिक्वेस्ट करेंगे मोमेंटो देकर सम्मानित हमारे दोनों मेहमानों का आप करें। जोरदार तालियां एक बार हमारे दोनों खास मेहमानों के लिए। राकेश कुमार सिंह जी जिलाधिकारी हैं और प्रभाकर चौधरी जी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।